बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। और नाज़न, आज तो मौसम बहुत ही खुशगवार है। हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी तो आई है और सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। और कल जितनी गर्मी थी, आज तो बनता ही था कि बादल आ जाएं और ठंडी हवा चले। दर्जा हरारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब जो है दर्जा हरारत कहाँ गया जी, सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 बजे 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 35 और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। मरियम फयाज हमारे साथ मौजूद हैं और देखते हैं वो कहां पर हैं, किस तरह मौसम एंजॉय कर रही हैं और प्रेडिक्शंस क्या हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। जी मरियम, बताइएगा कहां पर हैं आप और बाहर का मौसम कैसा है? मौजूद हूँ और मौसम की बात कीजिए तो मौसम बहुत ज़्यादा हसीन है। सुबह सवेरे काली घटाओं ने और हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम बहुत ज़्यादा हसीन कर दिया था, खुशगवार कर दिया था। लेकिन अभी सूरज भी है, बादल भी है आसमान पर। कभी सूरज आता है, अपना मुखड़ा दिखाता है, कभी बादलों की ओट में छुप जाता है। गोया एक बहुत खूबसूरत सा सिलसिला जो आंख मचोली का सूरज और बादलों की, वो जारी है। और इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी जो है वो भी अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने भी पार्कों का रुख कर लिया है, अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और अभी भी अगर आपको बताऊं तो हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि बूंदाबांदी का जो ये सिलसिला है आज शाम तक इसी तरह जारी रहेगा। और दर्जा हरारत की अगर दर्जा हरारत जो ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज शाम को भी हल्की हल्की बारिश होगी, जिसके बाद मौसम मजीद सुहाना। मरियम, आपके पीछे देखिएगा, बहुत से लोग खड़े हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि वो कैमरा के पीछे खड़े हैं। जरा उनसे बात कीजिएगा, उनसे जानिएगा मौसम खुशगवार हुआ है, उनके क्या तासुरात हैं। उन्हीं की तरफ चलती हूँ, लोगों की तरफ अभी चलती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि वो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं वेदर को। हम उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि किस तरह से आप इस हसीन मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? वैसे अच्छा मौसम है और मज़ा आ रहा है काफ़ी। पहले हम घर थे, हमने कहा चलो आज बच्चों को सैर करा लाते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर। गुज़िश्ता 3-4 रोज से बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो आज जो है बादल भी हैं, सूरज भी है, तो कैसा मौसम आपको ये लग रहा है? और काफी अच्छा है, शुक्र है अल्लाह ताला का। बहुत ज्यादा गर्मी थी, उससे बेहतर हो गया मौसम, शुक्र है अल्लाह ताला का। काफी अच्छा मौसम है जी बिल्कुल। इनका ये कहना है कि गर्मी तो थी लेकिन आज मौसम अच्छा हो गया, तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मौसम है ये अल्लाह ताला की नेमत है कि 3-4 रोज से गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज काली घटाओं से और बूंदाबांदी से मौसम जो है वो बहुत ज्यादा हसीन हो गया। और लाहौरी वैसे ही बहुत जिंदा दिल है और अपनी जिंदा दिली की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अच्छा मौसम होते ही वो घरों से बाहर निकल आते हैं, जहाँ अच्छा खाना खाते हैं, वही इस मौसम को भी इंजॉय करते हैं, ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होते हैं और बहुत ज्यादा मजा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम फयाज। और हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे मौसम को। और लोहारी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिंदा दिल होते हैं, बाहर आ जाते हैं और बच्चों को बेशक स्कूल से छुट्टी क्यों ना करानी पड़े, उनको लेके भी पार्क चले जाते हैं। खैर, अभी चलते हैं हम टॉप स्टोरीज की जानिब। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, गुज़श्ता रोज पूरा दिन बदतरीन ट्रैफिक जाम रही, मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। दूसरी टॉप स्टोरी, अखराजात में कमी की, करोड़ों की गाड़ियां खरीद ली। ऑरेंज लाइन रूट पर चील गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और शाहिद सिप्रा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। पूरा दिन कल ट्रैफिक जैम रही और शाहिद सिप्रा आपसे स्टार्ट करेंगे। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ, मामूल बन चुका है ये, और बेचारे शहरी हम लोग भी इस अजियत से गुजरते हैं। और ख़ास तौर पर आप लोग जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत
कम टाइम होता है जिसमें वहाँ पहुँचना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो ट्रैफिक जैम है ये दर्द सर बनती जा रही है। देखिए, हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो कहा जाता है कि हमने मेट्रो चला दी और उसके बाद सिग्नल फ्री आप बना दिए रोड्स, और इन हालात में आप देखेंगे कल अगर एक प्रोटेस्ट हुआ है, एक प्रोटेस्ट ने पूरे शहर को सील करके रख दिया। वो प्रोटेस्ट कहाँ पे था कि बोहड़ वाला चौक रेलवे स्टेशन में, और उस पर कोई सड़क आपकी लिंक नहीं कर रही, मेन शाहरा कोई भी नहीं कर रही। उसमें आप माल रोड ले लें, जे रोड ले लें, फिरोजपुर रोड ले लें या किनार रोड ले लें। किनार रोड जाके इकबाल रोड से कहीं जाके लिंक करती है, अदरवाइज कोई उस पर रोड लिंक नहीं कर रही थी। उसके बावजूद शहर में इस कदर ट्रैफिक जाम हुआ कि मुजाहरा जो था वो 6 घंटे का था, लेकिन उसके बाद ये 8 से 9 घंटे तक मुसलसल शहर में ट्रैफिक ब्लॉक रही। और जिस दौरान ये मुजाहरा हो रहा था उस दौरान 3 से 4 घंटे, मैं खुद अपने अगर एग्जांपल दूं तो मैं दारुल हुजाज हाजी कैंप गया था, वहां से जब निकला हूं तो बोर्ड वाला चौक में ये एहतजाज हो रहा था। मैं 2.5 घंटे सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास खड़ा रहा हूं। उसके बाद अलामा इकबाल रोड पे आया हूं, गर्मी थी, लोग खड़े हैं, स्कूल को छुट्टी हो गई है, लोग पैदल जा रहे हैं बच्चों को लेकर, ये हालात है। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे है, ट्रैफिक वार्डन्स कहाँ पे है? एक होता क्या है, आप मुनासिब जब डाइवर्शन नहीं देते, जब मुनासिब पॉलिसी नहीं बनाते, लोगों ने एहतजाज किया कि उनके घरों में पानी नहीं आया, वो पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं, उनका हक है कि उनके घर में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं बनाई कि बोहड़ वाला चौक में अगर एक शाहराह सिर्फ अलामा इकबाल रोड का अगर वो बंद करने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो एम्प्रेस रोड है, आपका एजल्टन रोड है, शिमला पहाड़ी है, डेविस रोड है, माल रोड है, इस पर डाइवर्शन दे तो क्यों नहीं हो सकता? हालांकि उनको मालूम भी है कि इस पे क्वीन मैरी कॉलेज भी है, इसके अलावा दीगर जो स्कूल्स हैं आपके वो मौजूद हैं, यहाँ स्कूल की छुट्टी होनी है, लोगों ने निकलना है और वो अजियत में मुबतला रहे हैं। सिटी ट्रैफिक, मैंने देखा कि ट्रैफिक वार्डन्स क्या है कि वो जो आपकी सड़क के बीच में जो ग्रीन बेल्ट है, छोटे छोटे दरख्त हैं, वहाँ पे छांव तले वो खड़े हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि लोग इसमें फंसे हुए हैं, कुछ है। पुलिस आई है, पुलिस उनसे मुज़ाकरात करने के बाद एहतजाज खत्म हुआ है। उसके बाद 7 से 8 घंटे तक मुसलसल ट्रैफिक का जाम रहना और ट्रैफिक का ना खुलना, इससे यही लगता है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है किस तरह शहरियों को फैसिलिटेट कर रही है। वो सिर्फ यू टर्न्स पे खड़े होकर सिर्फ चलान कर सकती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, आपका इंडिकेटर ऑन नहीं होता, आपकी लाइट्स ऑन नहीं होती, और इस पे वो चलान कर सकती है। वो जिस अजियत और वो भी 4 से 5 वार्डन जो हैं वो एक गाड़ी को, छोटी गाड़ी को मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि बड़ी गाड़ियों को तो कोई पूछता नहीं है, या एक मोटरसाइकिल वाले को घेर के खड़े होते हैं। और इमरान भी आपने भी ये सड़कों पर वतीरा देखा होगा वार्डन्स का कि ग्रुप की सूरत में खड़े होते हैं, आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करना कहीं बहुत पीछे रह गया। सिमल, ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर बनानी है तो ट्रैफिक वार्डन्स ने बनानी है, लेकिन ये सही कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये देखें कि जैसे मेट्रो मंसूबा जब शुरू हुआ, उसके बाद जब वो मुकम्मल हो गया तो शहरियों को यकीनन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि कम पैसों में आप तवील सफर जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह हुकूमत का जो प्रोजेक्ट कहानी है कि कम पैसे शहरी तो दे रहे हैं लेकिन वो जा किस तरह से रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ भी है। और इसी तरह ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा जो है, यकीनन ये भी उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा मंसूबा होगा शहरियों के लिए। अब ये मंसूबा जो है तकरीबन इसे 2 साल मजीद लगेंगे मुकम्मल होने पे, तो शहरियों को जो है वो इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मेजर रोड्स हैं, अगर आप बात करें ठोकर से लेकर चुबुर्जी, ये रोड भी आपके मुल्तान रोड जो है ये भी हिस्सा बन रहा है। उसके बाद आप चले जाएं रेलवे स्टेशन, उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ मेन रोड जो है वो बन रही हैं। इसी तरह आप जीटी रोड शालामार की तरफ चले जाएं, वो भी बन रही हैं। तो सारी आपकी ट्रैफिक का दबाव जो है वो 1 से 2 रोड है। और अगर हम बात करें ट्रैफिक वार्डन्स की, तो मुतबादिल रास्ता वो कैसे दे दें कि जो भी मुतबादिल रास्ता वो पहले दिया करते थे वहाँ पर तो ऑलरेडी ट्रैफिक की गाड़ियों का रश है। अब तो माल रोड जो है वहाँ पर भी जीपीओ चौक जो है वहाँ पर भी काम जो है वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का चल रहा है। तो इस वजह से, और अगर बात की जाए यानी कि इसका कोई हल नहीं है, ये वार्डन्स के बस से भी बाहर की बात है। जैसे कि मैंने पहले कहा, वैसे काम नहीं करना चाहते। सिविल डिफेंस के एहलकारों को कहेंगे कि आप ट्रैफिक चलाएं तो वो किस तरह चला सकते हैं? सही, आप ऑरेंज लाइन पे जितने लोगों को खड़ा किया हुआ है कि आप ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखें, आप जीटी रोड, यूईटी, ये सामने शालामार चौक, बागबानपुरा, ये सारे सिविल डिफेंस के लोग आपके खड़े हैं और जिनको पता ही नहीं है कि रूल्स क्या है ट्रैफिक के, हमने चलाना किस तरह है। मुझे ये बताएं, एक चौक आया, एक चौराहा है, सिग्नल खत्म हो गया ना, आपने खुदाई की, एक सिग्नल खत्म हो गया, सिग्नल खत्म हुआ है तो उस पे ट्रैफिक, जब मैं भी आ रहा हूँ आप भी आ रहे हैं तो हमें तो सबको जल्दी है ना। पाकिस्तानी कौम में सब्र तो है नहीं, सब्र नहीं करेंगे तो फंसेगी ट्रैफिक। एक बंदा खड़ा होगा, वो चला रहा होगा, तरीके से चला रहा होगा, कभी नहीं फंसेगी ट्रैफिक। हालात ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स तो उनके यूनिफॉर्म है, उसका एहतराम है, उसको देखते हैं लोग। एक सिविल डिफेंस का लोग, उसको पता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बंदा कौन सा। माजरत के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अब तो शायद वार्डन्स का एहतराम भी खत्म हो गया क्योंकि उनकी अपनी दिलचस्पी जो है वो खत्म हो चुकी है। और नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली टॉप स्टोरी डिस्कस करते हैं। अखराजात में कमी की हुकूमती पॉलिसी को झटका लगा, लेस्को ने करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद ली हैं। शायद सिप्रा आपकी ये खबर है और तहकीकाती कमेटी जो है वो अब कायम कर दी गई है, लेकिन क्या ज़रूरत पेश आई थी? आप चूँकि रोज़ जाते भी हैं, इसको कवर भी करते हैं, गाड़ियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत पेश आई थी जबकि आप बजट में कमी कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो? देखें, बेसिकली इंक्वायरी कमेटी इसलिए बनी है कि लेस्को को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी गाड़ियां खरीदने की। ये हुआ इस तरह के 2014-15 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इन्होंने अप्रूवल करवाई 27 करोड़ की, उसके बाद और 15-16 में इन्होंने करवाई उसके बाद 38 करोड़ रुपए की। सिंगल केबन डाले खरीदे जाने थे, उसका तमाम एसडीओस को देने थे। इससे कबल जो है एसडीओस उनके पास पोटोहार जो गाड़ियां हैं वो हैं। अब सिंगल केबन डाले मिलने थे, हाईलैक्स जो टोयोटा डाले हैं, और इसके साथ जो अफसरान हैं उन्होंने भी गाड़ियां ली। बात यह है कि कंपनी आपके खसारे में जा रही है, आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, आप महाना जो है करोड़ों रुपए के नुकसान में जा रहे हैं। माह मार्च में, माह फरवरी में आपको 15 करोड़ का नुकसान होता है, मार्च में आपको 27 करोड़ का नुकसान होता है, और आप अपनी जो है आसानियों के लिए आप गाड़ियां खरीद रहे हैं। और कहाँ होता है, आप सारिफिन को ओवर बिलिंग की सूरत में डाल देते हो, आप सारिफिन से जो है वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज जिन सार्फिन से कॉस्ट बिल भेजना शुरू कर देते हैं आप जी, आपका नुकसान। मैं आपको बताता हूँ, जिन सार्फिन से इन लोगों ने पैसे लेने होते हैं, ओवर बिलिंग करनी होती है। कंज्यूमर डोमेस्टिक को जरूर ओवर बिलिंग करते हैं, लेकिन जो करोड़ों के यूनिट्स चोरी होते हैं वो आप नहीं ले सकते। वो किस तरह ले सकते हैं आप? अब हो क्या रहा है कि इन्होंने गाड़ियां खरीद ली हैं, उस पर जरा इस बात को भी बता रहे हैं, इतलात भी ये आ रही हैं कि जब इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल इन्होंने ली, और उसके बाद ये केस मिनिस्ट्री में जाना था थ्रू प्रॉपर चैनल, जब वजारत पानी और बिजली को जाना था कि हम लोगों ने इतना बजट अप्रूव करवाया बोर्ड से और हमें गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी जाए, एनओसी दिया जाए। मिनिस्ट्री से इन्होंने एनओसी नहीं लिया। अच्छा। मतलब वजारत पानी बिजली से अहकामात नहीं लिए कि वो गाड़ियां खरीद लें, सिर्फ बीओडी तक महदूद रख के आप गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। उस पर मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया है और उन्होंने तहकीकाती कमेटी बनाई, और पहली दफा ये कंपनी में इतनी आला सतह की कमेटी बनी है कि जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ पानी और बिजली को ले रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टर जनरल पेप्को को ले रहे हैं, डायरेक्टर जनरल सीपीपीसी को ले रहे हैं। ये सारी चीजें, हाँ, ये पूरा डिपार्टमेंट। उसमें ये होगा कि अब ये क्या जवाब देंगे? ये जवाब ये पेश करेंगे कि हमने एसडीओस के लिए गाड़ियां ली हैं। एसडीओस को गाड़ियां मिली ही नहीं है। आप तो अपने घरों में 3-3, 4-4 गाड़ियां एक ऑफिसर के चल रही हैं, उसका आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, वो एक कंपनी को अलग नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद इस सिंगल केबन आप डाले रहे हैं, सिंगल केबन डाला एसडीओस को दे के क्या आपने क्या करना है? जब पोटोहार गाड़ियां आप उनको देते हैं, जो एसओपी है उसके मुताबिक दे रहे हैं, तो आप वही एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जिसके पास ये स्विफ्ट गाड़ी होती थी, आपने उसको करोला लेके दे दी है। और ये सिर्फ मौजूदा चीफ में हो रहा है। मौजूदा जो चीफ है कैसर जमान, इसके दौर में चलता आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो उनको वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी हो जाएगी और वो एंजॉय करेंगे, और उस टेन्योर में ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं कि वो उसको हैंडल कर लेंगे। अब उनको तोसी नहीं मिल रही है, तो अब वो ज़ाहिर खुद भी परेशान होंगे कि मैंने ऐसे डिसीजन लिए हुए। देखें, ये जब कमेटी बनी है उस पे ये भी बताया जा रहा है कि 24 करोड़ रुपए का चेक इन्होंने जारी किया हुआ था कि गाड़ियां और खरीद लें। 72 इन्होंने 200 खरीदनी थी, 72 जो है खरीद चुके थे, उसके बाद कमेटी बन गई। 200 गाड़ियां, इमरान भाई, लाइक 200 गाड़ियां, और जब आपके पास पैसे भी ना हो और आप खसारे में जा रहे हो, डिलीवरी आपकी जीरो, और आवाम को आप सहूलत फराहम नहीं कर रहे और 200 गाड़ियां खरीद रही। मैं अभी शाहिद सिप्रा की एक बात पे गौर कर रहा था कि शाहिद ने अभी एक बात बताई कि जो कमेटी बनी है वो बड़ी हाई लेवल की कमेटी बनी है, आला सतह के अफसरान जो है वो इस कमेटी में शामिल है। मैं तभी ये सोच रहा था कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये किन के लिए बनाई गई है? उन्हीं अफसरान के लिए बनाई गई है जिनको ये गाड़ियाँ जो हैं वो दी गई हैं, और वो भी आला अफसरान हो गए। वहीं पे शाहिद ने एक और बात की कि जिन लोगों के लिए ली गई थी, लाइक एसडीओस के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो अप्रूव करवाई गई थी और उनको दी जानी थी, और उनको अभी तक गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं मिली। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कमेटी जो है इसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो शफाफ होंगी? देखें, जो भी तहकीकाती कमेटी बनती है, मैं अपनी राय ये देता हूँ कि सरकारी इदारों में जितनी भी कमेटियाँ बनती हैं, मुझे हमेशा उन पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, क्योंकि कमेटी जब बनाई जाती है उसका मकसद यही होता है कि जल्द से जल्द फैसला जो है वो मुतवक्को हो। देखें, हफ्तों में, दिनों में, चले दिनों में तो नहीं, हफ्तों में कोई डिसीजन आ जाए, लेकिन ये कमेटियाँ जो नॉर्मली सरकारी महकमों में बनाई जाती हैं, कई महीने, कई सालों तक ये इंक्वायरी जो है वो इनकी चलती रहती है। और देखें, यकीनन शाहिद सिप्रा ने बहुत अच्छी बात की कि जिन इसकी बड़ी अच्छी ये रिपोर्टिंग रही कि एसडीओस के लिए ये गाड़ियाँ ली गई लेकिन उन्हें मिली नहीं, और उसने ये भी बात बिल्कुल सही की, मैं इत्तफाक करता हूँ इसकी बात से, कि ये गाड़ियाँ यकीनन आला अफसरान के घरों में होंगी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में ये चीज़ होती है कि जो भी आला अफसर होता है उसके घर में महकमे की ही 3
से 4 गाड़ियां या कम से कम 3 गाड़ियां तो लाजमी होती है। और ये जो कमेटी बनाएगी आप देखते हैं कि ये क्या फाइंडिंग्स जो है वो सामने लेकर आती है और किसके खिलाफ एक्शन लेती है। काम कर रहा होता है, किचन में ड्राइवर, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, काम सी बात है। मतलब इस पे तो हमें अब हैरत होना भी जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन अब ये तहकीकाती कमेटी हाई लेवल की बनी है और मुझे ये लग रहा है कि वो इसको पर्सनल लेवल पर ले रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है पानी और बिजली का। सो आपको क्या लगता है कि इमरान भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं कि देखो मैं वो होती है कि मट्टी पाव पॉलिसी होती है। जब एक इशू है हाईलाइट होता जाता है, जब ऊपर चला जाता है तो आप उस कमेटी बना देते हैं। ये ज्यादातर होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। जब आपके पास है कि आपका मीडिया ट्रायल हो रहा है, बात जो है वो संभल नहीं पा रही, तो वो आवाम को मुतमिन करने के लिए, लोगों को मुतमिन करने के लिए आप कमेटी बना देते हैं और 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी, 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वो ना 7 रोज गुजरेंगे, ना 15 रोज आएंगे, ना उसकी फाइंडिंग्स होंगी। होगा यहाँ पे भी यही। सिर्फ ये कमेटी क्यों बनी, डिप्टी सेक्रेटरी वाटर एंड पावर इसमें क्यों रखा गया, उसकी वजह यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूवल दे रहा है, आप गाड़ियां खरीद लें। उसके बाद मिनिस्ट्री को आपने आगाह नहीं किया, तो मिनिस्ट्री को जब आपने सुपरसीड किया, मिनिस्ट्री को आपने पीछे छोड़ा, उसको उससे आपने इजाजत नहीं ली, तो उसकी बुनियाद पर यह कमेटी बनी। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं आपने मिनिस्ट्री से 2 लोगों को इस कमेटी का मेंबर बनाया और 2 जो आपने पेप्को से लिए हैं। अब क्या फाइंडिंग्स होती हैं, ये बात तो सामने है कि आपने 72 गाड़ियां जो है आपने खरीद ली हैं। अब कमेटी देखते हैं कि फैसला करती है, जब मिनिस्ट्री से अप्रूवल का बगैर लेस्को ने गाड़ियां खरीद ली हैं, और आप सीएफओ को पकड़ेंगे, लेस्को चीफ को पकड़ेंगे जिसने करोड़ों रुपए जारी किए, चेक्स जारी हुए, गाड़ियां खरीदी गई। अब इस पे तहकीकात क्या होती है, जब एक बात आप साबित कर रहे हैं, अपने नोटिफिकेशन में कह रहे हैं कि इन्होंने एनओसी अगर लिया नहीं लिया, शफाफियत की तहकीकात करें, इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं बेज़ाब्तगियां जरूर मौजूद हैं। किसी तरीके से ये गाड़ियां खरीदी गई, उसमें शफाफियत का अमल जो है वो मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, उसकी बुनियाद पर कमेटी बनी है। हम भी इसको फॉलो अप करेंगे कि करोड़ों रुपए के हमारे पैसे हैं, हम लोग बिलों की सूरत में इनको टैक्सेस दे रहे होते हैं, हमारे पैसों से इन्होंने खरीदी है। फॉलो अप जरूर होगा कि ये कमेटी की क्या फैसला करती है और इस पर क्या अहकाम जारी होते हैं। और देखें, इसमें जब आपके गोल्स ये होते हैं कि आपका माइंड ये होता है कि आपने इदारे को बेहतर बनाना है, और इसी असना में एक तरफ आप जो है गाड़ियां खरीदने, आपका डिपार्टमेंट जो है वो नुकसान में जा रहा है, उसके बावजूद आप अपने शाहाना अखराजात को बढ़ाते हैं और अपने लिए मतलब सहूलतें लेने के लिए आप गाड़ियां खरीदते हो। ये सारी पॉलिसीज जो है बिल्कुल समझ से बाहर, बिल्कुल समझ से बाहर है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया शाहिद सप्रा आपका, और इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें हम सेल्स और प्रमोशंस पर बात करेंगे, बचत बाजार। सबसे पहले हमारे पास सेल्स हैं और सेल्स में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है मेट्रो, और जी हमारे पास ब्रांड है फ्रंट रो, और फ्रंट रो पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल ओवर, और रोल ओवर पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो प्रमोशंस आपको बताते चले। सबसे पहले हमारे पास है जी नेस्ले सेरेलैक, प्रमोशनल प्राइस है उसकी 175, रिटेल प्राइस है 205। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रेशर जूसर है 1 लीटर वाला, रिटेल प्राइस 100, प्रमोशनल प्राइस 84, 16 रुपीज आप बचा सकते हैं। और अब शामिल करेंगे आज के भाव। हसन अली हमारे साथ मौजूद होंगे मुगलपुरा सब्जी मंडी से, उनका रुख करते हैं। हसन, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ मुगलपुरा के इलाके में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। और अगर बात की जाए सरकारी नफरनामे के हवाले से, तो सरकारी नफरनामे के मुताबिक सब्जियां और फल जो है उनकी फरोख्त शहर के किसी भी इलाके में मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी शिकायत रोज़ाना जो है वो शहरी भी करते नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ दावे किए जाते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो अवाम को कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा, और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इकदाम हुकूमत की जानिब से नहीं किए जा रहे। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो 15 से 20 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 35 से 40 रुपये, जबकि टमाटर जो है वो भी 35 से 40 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं।
लहसन जो है वो 300 रुपये, जबकि अदरक 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पालक 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। खीरा 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। टिंडियाँ 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं। घिया कद्दू 40 रुपये, जबकि घिया तोरी जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अरवी 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। करेले 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। कचनार 160 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दीगर सब्जियां जो हैं उनकी कीमतों में की भी यही सूरत हाल है। और मुख्तलिफ किस्म कि अगर फलों की बात की जाए तो सेब जो है वो 100 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुकामी केला जो है वो 100 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर मुल्क से आने वाला केला जो है वो 150 से 180 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तरबूज जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो, जबकि खरबूजा जो है वो भी जो है वो 50 से 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो आज रसद में मामूली बेहतरी के साथ जो है वो ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी देखी जा रही है। और जिंदा ब्रायलर 3 रुपये कमी के बाद 162 रुपये, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है वो 6 रुपये कमी के बाद 235 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो फार्मी अंडे हैं वो 69 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। और नाज़रीन, इसी के साथ अगर आप ज़ेनिथ शॉप पर जा रहे हैं तो आपको बताते चलें कि बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये में और मटन है 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा 960 में। गमी रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 162 रुपए किलो और उसका बना हुआ गोश्त 235 रुपए में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे जी 69 रुपए दर्जन, थोक से 67 रुपए और गोरमे से 68 रुपए। और अब मुख्तलिफ सिनेमा घरों से आपको मूवी टाइमिंग्स बताएंगे टुडेज डायरी में। जी टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है जी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में लगी हुई है 4:45 बजे और सिनेस्टार में 5 बजे। मालिक मूवी लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में 7:30 बजे, वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में 7:45 बजे। द जंगल बुक 3D रॉयल पाम ऑडी 2 में 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे, वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में 3:15 बजे और 5:30 बजे। फैन मूवी लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में 9 बजे और 12 बजे, रॉयल पाम ऑडी 2 में 10:15 बजे। की एंड कार रॉयल पाम ऑडी 1 में 5:30 बजे, 10:30 बजे, सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में 2:30 बजे। और नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप फिजा और उस्मान से हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा मीना बाजार और मीना बाजार की हिस्ट्री क्या है, कब से ये सजाया जाता था, इसे मीना बाजार क्यों कहा जाता है और अब आजकल इसकी अहमियत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, मीना बाजार सबसे पहले तो इसकी तारीख बताइएगा कि ये कब से लग रहा है, होता क्या है ये? मीना बाजार का जो आगाज़ है वो मुगल दौर से शुरू हुआ और जलालुद्दीन अकबर के दौर में ये बाज़ार जो है वो लगना शुरू हुआ। मीना बाज़ार इसको इसलिए कहा जाता है कि इस बाज़ार का जो आगाज़ हुआ था वो आगरा के किले में मीना मस्जिद थी और उस मीना मस्जिद के साए तले जो है ये बाज़ार लगता था। तो उस मस्जिद के साथ लगने की वजह से इस बाज़ार का नाम ही मीना बाज़ार मशहूर हो गया। अच्छा। और उसके बाद जितने भी फिर ये इस तरह की एक्टिविटी हुई उनको मीना बाज़ार का नाम दिया जाने लगा। असल में मीना बाज़ार जो है एक शाही ख़वातीन की ख़रीदारी का
एक बाज़ार था जिसमें शाही ख़वातीन और उमरा और रऊसा की बेगमात और शहजादियाँ जो थी वही ख़रीदारी करती थी। सिर्फ वो करती जी, थी, सिर्फ उनके वो लिए करती खास थी। तौर पर वो उन पे बाजार खास तौर सजाया पे जाता था। ये, अच्छा, उसके बाद ये रवायत, मतलब ये शुरू किस तरह से हुई रवायत? शुरू ये आगरा से हुआ और उसके बाद जब जलालुद्दीन अकबर ने लाहौर को जो है वो पाया तख्त बनाया और उस वक़्त जो है वो हिंदुस्तान के जितने भी उमरा और रऊसा थे वो सारे लाहौर आ गए और किला लाहौर में जब उन्होंने अपना क़याम किया तो ज़ाहिर है कि बेगमात भी वहीं थीं। तो किला लाहौर में ये सबसे पहले यानी लाहौर में इसका आगाज़ जो है वो शाही किला लाहौर से अकबर के दौर से शुरू हुआ। अकबर के दौर से शुरू हुआ। हुआ। और उसके बाद फिर उसमें चीज़ें क्या क्या रखी जाती थी शॉपिंग के लिए? हाँ, इसमें जो थी वो उस वक़्त की जितनी हैंडमेड चीज़ें थी, हाथ से बनाई जाने वाली तमाम चीज़ें, जिनमें मिट्टी के बर्तन से लेके और लकड़ी का सामान, चीखें और मुख्तलिफ जो अपने अपने जो सना उस दौर के थे, माहिर कारीगर थे, वो ये चीज़ें बनाते थे और वो बना के तो हर महीने ये बाज़ार लगता था। और ये बाज़ार शाही जो हरम था उसके यानी हर दौर में ये जगह तब्दील होती रही। अकबर के दौर में जो था ये दीवान आम के साथ थी जगह। जहांगीर जब आए तो जहांगीर ने कुछ इमारतें मस्मार करके अपनी जो ख्वाबगाह थी वो दोबारा तामीर करवाई, उसके साथ एक अहाता और ख्वाबगाह वो अब भी मौजूद है। उसके बाद शाहजहां ने जो है वो अलग से एक इमारत तामीर करवाई जिसका नाम शीश महल है। तो इस तरह से हर दौर में हर बादशाह ने जो अपनी रिहायशी इमारत तामीर करवाई उसके साथ ही ये बाज़ार लगता था। अच्छा। और इस बाज़ार में उस दौर की तमाम ऐसी चीज़ें जो एक शाही घराने के शायान शान इस किस्म की बनाई जाती थी वो रखी जाती थी। और फिर जाकर वो खुद शॉपिंग किया करती थी। हाँ, बादशाह जो थे वो इसमें खुद शॉपिंग करते थे और ना सिर्फ शॉपिंग करते थे बल्कि एक एक चीज़ पे भावताओ और वो किया जाता था कि अच्छा। एक एक टके पे एक एक पैसे पे जो है वो किया जाता था, बहस व तकरार की जाती थी। बादशाह की कोशिश होती थी कि मैं रेट कम से कम करवाऊं, उसमें ही उसका जो है एक गेट्स थे उसके कि देखा जाए कि बादशाह कितना खरीदारी करते वक्त जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और जो अच्छा, बहुत से बादशाह जो हैं, जैसे अभी आप जलालुद्दीन अकबर की बात कर रहे थे, जो गुस्से के बहुत तेज थे, तो लोग उनसे डरा नहीं करते थे बार्गेनिंग करते हुए, भावताव करते हुए? नहीं, इन मौके पे जो है उनका गुस्सा या जलाल जो था वो नहीं होता था, बल्कि एक फैमिली का माहौल होता था। लेकिन उसमें पूरी ये कोशिश होती थी कि एक दूसरे से हमने किस तरह से, या मिसाल के तौर पे जिस तरह से शादी के मौके पे कुछ रस्में ऐसी होती हैं कि वो मुंह दिखाई और फिर जूते छुपा लेना, फिर दूध पिलाई, तो इस तरह से जो उस वक़्त भी आप देखें कि इसी तरह से पैसों का तकरार किया जाता है। तो एक तरफ से कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवाए जाएं और दूसरी तरफ जो दूल्हा देने वाला होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं कम से कम, और इसी तरह से बहस तकरार होती है। बहस तकरार जो है वो लाइटर नोट पे हुआ करती थी जिसपे आप भावताव भी किया करते थे। और फिर बादशाह सलामत जो है वो आगे से जाहिर है गिफ्ट भी दिया करते होंगे अपनी बेगमात को या महल में जो भी खवातीन हुआ करती थी। हाँ, एक तो ये था कि इस बाजार में जितने भी लोग जो बैठते थे वो खवातीन ही होती थी, यानी मर्दों का जो है इस पूरे बाजार में दाखिला ममनू होता था। अच्छा। और जो इनकी पहरेदार होती थी वो भी खवातीन होती थी और चौबदार या जो भी, यानी इसके बल्कि मालियों की जगह भी मालने ही जो है वो फूलों के और सजावट के और सारे काम करती थी। अच्छा। यानी कोई बंदा जो था वो इस पूरे बाजार में अलाउड नहीं होता था। इसी तरह से उस दौर के जितने उमरा थे उनकी बेगमात और शहजादियाँ वही इन बाज़ारों में आती थी। आम बंदा जो था वो इन बाज़ारों में ना ख़रीदारी कर सकता था, उनकी ख़वातीन, और ना वो आ सकती थी। सही। तो इसी तरह बादशाह जो है वो एक एक जैसे पैसे पे वो करना और बहस व तकरार, और अगर कोई बादशाह से इस बात पे बड़ा वो बहस में जीतता है तो वो फिर उनको इनामात दिए जाते थे और उनको एक अच्छा सेलमैन या ये समझ के कि ये बहुत अच्छी सेलमैन है या ये अच्छी चीज़ फ़रोख्त कर सकती हैं, तो उनके ओहदे भी दिए जाते थे, उनको इनाम कराम से भी नवाजा जाता था। और इस तरह से ये अच्छा, अभी भी उन इमारतों के आसार मौजूद हैं जहाँ मीना बाजार सजा करता था? हाँ, जो आखिरी दौर में जो है शाहजहां के दौर में जो मीना बाजार है वो पाई बाग यानी शीश महल और दीवान ख़ास के साथ और शीश महल के साथ जो है ये एक औरतों का मखसूस बाग है, उस बाग में लगा करता था। और उसके बाद ये रवायत चल निकली और आजकल के दौर में भी गर्ल्स कॉलेजेस में, गर्ल्स स्कूल में जो है वो मीना बाजार लगता है। जी, ये उसी शाही दौर की याद के तौर पे बाद में जो है वो उसका नाम मीना बाजार पड़ा
और मुख्तलिफ जो है वो बाज़ार वो लगने। अच्छा, इन बाज़ारों से जो है वो मकसद क्या था इनका? मकसद इनका मेन ये था कि अपने खित्ते की जो हैंडमेड चीज़ें हैं या जो बनाने वाले लोग हैं, ऐसी चीज़ें जो एक नादर चीज़ें हैं, वो बना के तो वो शाही किला तक या हरम तक वो पहुँचे। और उससे ये कि बादशाह हर चीज़ को जाके नहीं देख सकता कि किस जगह पे क्या बन रहा है, कौन क्या बना रहा है। तो वो चीज़ बादशाह के पास एक तो आ जाती थी, बादशाह को पता चलता था कि मेरी रियाया में से ये हुनरमंद लोग ये काम कर रहे हैं, और उन कारीगरों में से फिर वो अपने शाही हरम के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें दरबार के लिए सजावट के काम या इस तरह से उनसे वो करवाए जाते थे। उनको शाही जो था वो सरकार में शामिल कर लिया जाता था। तनख्वाहों पे या मुख्तलिफ जो उनके साथ जो तय करके उनको कर लिया जाता था। तो सबको एक्सेस होती थी, कोई भी अगर कोई अच्छी चीज़ बनाता था तो वहाँ के स्टॉल्स लगा सकते थे? नहीं, इस तरह से नहीं होता था। असल में होता ये था कि पहले वो चीज़ें जो हैं वो एक पूरा इसका एक महकमा था, उस महकमे के जो सरबराह थे उनको वो चीज़ दिखाई जाती थी। उनको दिखाने के बाद जो चीज़ें वो ये समझते थे कि वाकई ये एक मीना बाज़ार में शामिल करने के लायक हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मीना बाज़ार में रखा जाता था। जी जी, सही। अच्छा, कोई और इंटरेस्टिंग वाक़या बताएं ना किसी मीना बाज़ार का, कि जब कोई चीज़ ख़रीदी हो और उन्होंने अपनी किसी बेगम को गिफ्ट किया हो, या ख़ुद भी बेगमात आके यहाँ पर शॉपिंग करती थी? हाँ, खुद बेगमात यहाँ शॉपिंग करती थी, और ऐसी जो चीज़ें थी जहाँ जो उन्हें पसंद आ गई वो उन्होंने लेनी है, और जिसने वो चीज़ देनी है उसने पूरी बार्गेनिंग के साथ देनी है। वो एक ऐसा माहौल, जैसे पहले बताया कि शादी के मौके पे या इस तरह से जी। एक वो माहौल जो है वो क्रिएट होता था वहाँ। बिल्कुल सही। और यही एक एक्टिविटी थी, और इसमें वो इंजॉय करती थी ख़वातीन शहज़ादियाँ। और दूसरा ये कि मुल्क की जो सारे इस खित्ते में बनाने वाली ये जो चीज़ें थी, जो ऐसी नादरो नायाब चीज़ें थी, एक तो वो बादशाह उनको देख लेता था, दूसरा उस मुल्क की सनत के बारे में यही पता चलता था कि हमारे जो हम कहाँ पे खड़े स्टैंड कर रहे हैं और हमारी तरक्की जो है वो उसका रेशो किया जा रहा है। बिल्कुल सही। और राव साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। टाइम हमारा खत्म हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे और आपसे जो है तमाम तर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज हम बात करेंगे ख़वातीन की प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको एहतियातें करना ज़रूरी होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिक्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब। उनसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आजकल मसरूफियात क्या चल रही हैं आपकी? आजकल अगर मैं औसत बात करूँ, ऑन एवरेज क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान? प्रेगनेंसी रिलेटेड एक तो आपको मालूम है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया का छठा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से, बड़ा मुल्क, तो 6th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। सो बहुत बड़ी हमारी आबादी है, 180 मिलियन टू 190 मिलियन। उसी लिहाज से हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो भी बहुत दुनिया के हाईएस्ट रेट्स में है। सो लिहाजा हमारे तमाम ही इलाक़ों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में बहुत बड़ी तादाद है हामला ख़वातीन की जिनकी प्रेगनेंसीज वो चलती हैं। और ये अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, नर्सेज, मिडवाइफ्स, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, वो तमाम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जो 3 सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में जो शरह अमवात का बायस बनते हैं हामला ख़वातीन के अंदर, उसमें एक है हैमरेज, कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का हो जाना। दूसरा है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से अगर किसी को साथ में दौरा पड़ जाए उसको हम एक्लैम्प्सिया बोलते हैं। और तीसरा जो है उसमें वो है इन्फेक्शन का हो जाना, जिसको हम सेप्सिस कहते हैं। ये 3 बड़े मसले हैं। दुनिया में जितनी भी ख़वातीन जो हैं रिस्क में जाती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क में डेवलपिंग वर्ल्ड में से जाती हैं, और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसमें ये शरह काफ़ी हाई है रिस्क की और प्रॉब्लम्स की। जितनी देर में 1 घंटा जो गुजरता है ना, 1 घंटे में 3 ख़वातीन पाकिस्तान में, यानी एवरी 20 मिनट्स एक खातून, हामला खातून पाकिस्तान में जो है उसकी वफ़ात हो जाती है किसी ना किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड मसले से, जो कि मेजॉरिटी ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं। अगर प्रिवेंटेबल में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बड़े मसले हैं, हेमरेज का हो जाना यानी ब्लीडिंग का हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना,
और ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना। ये 3 बड़े मसले हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर से हम बात शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर शूट क्यों करता है? मतलब क्या वो जेनेटिक होता है या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कुछ इस तरह का? असल में जो तकरीबन हर 10 में से 1 खातून का ब्लड प्रेशर शूट करता है, यानी अगर 10 पेशेंट्स प्रेग्नेंट होंगी उनमें से 1 का शूट करेगा, ये स्टेटिस्टिक है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो है ना जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बड़ा मैटर करती है। फैमिली हिस्ट्री अगर ब्लड प्रेशर की हो, अगर पेशेंट की अपनी बहनों में, मदर में हुआ हो, उसकी फैमिली में बुज़ुर्गों में ब्लड प्रेशर हो, अगर पेशेंट जो है उसकी जिसामत मोटापे की तरफ माइल हो, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ हो, अगर पेशेंट को किडनी की कोई डिजीज़ हो या मेडिकल कोई डिसऑर्डर हो, या पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हो जिसको हम प्राइमी बोलते हैं। अच्छा। जो पहली प्रेगनेंसी उसमें ये रिस्क हाईएस्ट होता है। तो ये चंद एक ऐसे चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में जिसमें हमें अंदाज़ा होता है कि ये वाली पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ने का अंदेशा है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है जाके 6-7वें महीने में। ठीक है। बहुत सारी खवातीन पाकिस्तान में पहले 6-7 महीने में किसी को भी नहीं दिखाती हैं, खासतौर पे जो देहात में रहती हैं, वो किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, फैमिली का भी आता है और वो कहते हैं कि जी हमने भी तो अपने टाइम में बच्चे पैदा किए थे तो हमें तो कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। वो घर के अपने ही बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं जी हमारे तो 8-8 बच्चे हुए, तो वो तो घर में ही हुए, हमने तो कभी किसी को ना दिखाया। तो आप लोगों को क्या मुश्किल पड़ी है कि आप जाके दिखाएं। लेकिन उसमें ये होता है कि हमें उस पेशेंट के बेसलाइन के बारे में पता नहीं होता। अंग्रेज़ों के मुकाबले में और यूरोपियंस के मुकाबले में 4 गुना हायर है। या हार्ट डिजीज़ है, ये इस तरह के मसले भी हैं जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती अगर पेशेंट पहली मरतबा 7वें-8वें महीने में आए। लिहाजा मसलों का तो हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं कि वो क्या रीजंस हैं कि लोग दिखाते नहीं हैं जाके, लेकिन उसका नुकसान पेशेंट को होने का अंदेशा होता है अगर वो पहली मरतबा आएगी 7th या 8th मंथ के अंदर। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि ब्लीडिंग जो होती है, हेमरेज होता है, वो डिलीवरी के दौरान होती है या उसमें उसमें कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कुछ पेशेंट्स में कि अगर उनकी प्रेगनेंसी में जो बच्चे के साथ आमल है वो सही जगह प्लेस्ड ना हो, या वो अपनी सही जगह तो प्लेस्ड हो लेकिन ये अपनी जगह से वो हिल जाए या उखड़ जाए, तो उसमें तो ब्लीडिंग जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग जो है वो डिलीवरी के दौरान या बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद होती है। इसका जो इंसिडेंस है वो तकरीबन 3% है। इसका मतलब है कि अगर 100 पेशेंट डिलीवर होती हैं उनमें से 3 को हैवी ब्लीडिंग होने का अंदेशा होता है। ये एक स्टैटिस्टिक है। अच्छा, और ये भी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो किसी एक खास मंथ में जो है वो ब्लीडिंग अगर होना शुरू हो, वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों को शुरू से तो हल्की फुल्की रहती है, कुछ पेशेंट्स को ज्यादा जाके होती है आखिरी 3 महीनों के अंदर, जिसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। सही, और ये जो है वो डेंजरस हो सकती है आपकी, ये बिल्कुल बहुत खतरनाक हो सकती है अगर इसकी आप तशखीस बर वक्त ना करें कि क्यों हुई, अगर उसको सही तरह मॉनिटर ना किया जाए। कुछ पेशेंट्स को हमें हॉस्पिटलाइज करके रखना पड़ता है जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाती, प्रॉपर्ली उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है। इलाज क्या होता है इसका, खासतौर पर हेमरेज में? उसमें तो ये बात है कि आपको पहली बात तो ये देखनी होती है कि डिलीवरी में कितना वक्त बाकी है। नेचुरली अगर उसमें कुछ अभी वक्त बाकी है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है और पेशेंट की जान इमीडिएट ख़तरे में नहीं है, तो फिर हम यूजुअली इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कि हम दाखिल करें, उसका ध्यान रखें, उसको मॉनिटर करें, तशखीस बनाने की कोशिश करें ब्लीडिंग का, और वो यूजुअली अमूमन अपने हिसाब से खुद ही रुकती है। उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा या टीका ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये लगा देंगे तो रुकेगी। वो यूजुअली सेटल हो जाती है। उसके बाद हम उसको रेस्ट एडवाइस करते हैं, और बेसिकली जो है ना सुपरविजन या सर्वेलेंस या मॉनिटरिंग है कि हम चंद हफ्ते उसको लेके चल सकें प्रेगनेंसी को उस टाइम तक कि अगर आपको वक्त से पहले भी डिलीवरी करनी पड़ जाए तो बेबी के बचने का जो इम्कान हो। सो वो वेरी करता है कि डिपेंडिंग कि कॉज किस किस्म की है। कुछ पेशेंट्स में जैसे हमने कहा कि ये तो वो प्रॉब्लम है जिसमें कुछ पेशेंट्स की जान जा सकती है। अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है तो फिर वक्त हो या ना हो, फिर उसकी डिलीवरी हमें कई दफ़ा वक्त से पहले भी करनी पड़ती है, डिपेंडिंग टू पेशेंट की ज़िंदगी बचाने के लिए। उसका मकसद सिर्फ लाइफ सेव करना होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत से पेशेंट्स को एक और चीज़ भी जो मैं अक्सर सुनने में आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई। ये क्या, इसकी क्या रीज़न? इसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में, हमारी रेस में, जिसको हम एशियन रेस कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी हमारी जो बेल्ट है, इसमें डायबिटीज़ का जो इम्कान है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस या कॉकेशियंस, वो 4 से 5 गुना ज़्यादा है। ये अगर आप किसी फिजिशियन को बुलाएंगे इंटरव्यू में तो आपको बताएगा कि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ कितना बड़ा इशू है। अब नेचुरली इसी पॉपुलेशन में से ही खवातीन ने प्रेग्नेंट होना है। बिल्कुल। सो एक तो उनका, कुछ लोग तो पहले से डायबिटिक होते हैं, जुवेनाइल डायबिटिक होते हैं, अब उनकी शादी होगी, अब उनके बच्चे होंगे। और कुछ पेशेंट जो हैं उनकी डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में आती है। अगर किसी पेशेंट की टेंडेंसी हो
यानी उसकी जेनेटिक चांस हो पेरेंट्स की वजह से या बुजुर्गों की वजह से कि उसमें डायबिटीज़ आएगी। प्रेगनेंसी इटसेल्फ ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें शुगर बढ़ने का चांस होता है, ख़ुसूसन आखिरी 3 महीनों में। सो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो पहली मरतबा प्रेगनेंसी में पता चले। लेकिन ये बात तय है कि अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का तशख़ीस हो जाए तो उसकी प्रेगनेंसी फ़ौरन हाई रिस्क प्रेगनेंसी समझी जाती है। अच्छा। क्योंकि वो बेबी भी ख़तरे में चला जाता है और माँ भी ख़तरे में चली जाती है। इसलिए फिर उसकी मॉनिटरिंग या उसका ध्यान उस लम्हे से ऑनवर्ड जब वो तशख़ीस बन जाती है किसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके अंदर अमूमन जो है फिर आपको वक्त से हफ्ता 10 दिन पहले उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि आखिरी दिनों में इस बात का इम्कान होता है कि बच्चे की जान अंदर ही चली जाए। सो वो काफ़ी एक ध्यान रखने वाली प्रेगनेंसी बन जाती है उस दिन से ऑनवर्ड। और इसके लिए तो फिर मेरे ख्याल से आपको बार बार डॉक्टर के पास जाकर ये तमाम चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि खुदा न खास्ता कोई रिस्क फैक्टर तो मौजूद नहीं है जिसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और इस एजुकेशन को जो है वो हमें लाहौर से बाहर, मेट्रोपॉलिटन शहरों से बाहर फैलाने की भी ज़रूरत है। इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में तो ये अवेयरनेस है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट कराने हैं, चेकअप कराना है। लेकिन जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि हम अगर देहातों की साइड पर चले जाएं या ऐसे जगहों पर चले जाएं जहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल्स उस तरह से मौजूद नहीं है या उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पर लोग बॉदर भी नहीं करते हैं। तो इस एजुकेशन को करें कि ये ज़रूरी है, ये सिर्फ फैशन नहीं है कि आपने होल ड्यूरिंग द प्रोसीजर, पूरा जो प्रेगनेंसी का टाइम है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। मेरा ख्याल है आपसे ये सुनकर हैरान होंगी कि बड़े शहरों में भी कम से कम 50% ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसे स्लम्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पुराने ट्रेडिशनल मेथड से ही घर में सियानी को बुला के दिखा लिया और ये वो, और ख़ास तौर पे रिस्क फैक्टर्स में उसमें कोई दिखा लेने में, एज़ लॉन्ग एज़ जिसने भी देखा है उसको ये मालूम हो जाए कि इस पेशेंट को किस वक्त रेफ़र करना है हॉस्पिटल में। अगर इतनी भी अवेयरनेस हो ना बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो कोई हर्ज नहीं है कि नर्स भी देखे और मिडवाइफ भी देखे, उसमें नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो सब डॉक्टर्स कवर कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो भी देख रहा हो उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये मरीज़ अब ख़तरे में है, अब इसको भेज देना चाहिए। बस ये बड़ी ज़रूरी बात है। लेकिन ये अवेयरनेस जो है, देखें ना, इसका तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि आप जो हैं, हमारी लिटरेसी रेट क्या है हमारे मुल्क का, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है हमारे मुल्क में। लिटरेसी रेट से क्या मुराद है कि कितना हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। हालांकि इवन हमारे दीन में है कि अगर आप एक बच्ची को पढ़ा दें तो गोया अगली नस्ल को आपने पढ़ा दिया। सो इसलिए हम अपनी बच्चियों को अगर तालीम दे सकें, और उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट से क्या मुराद है कि उसका ये राइट हो कि वो कम से कम अगर बहुत बीमार फील करती है तो वो कम से कम उसकी बात सुनी जाए कि मुझे किसी को दिखाया जाए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तीसरी बात फिर एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी की भी है। कुछ लोग इस वजह से घर से निकल नहीं पाते कि जी हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमारा ख़र्चा इस तरह का होगा जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। देहातों में एक चौथा फैक्टर ऐड हो जाता है एक्सेसिबिलिटी का, कि मिसाल के तौर पे वैसे एरिया में रहते हैं कि उन्हें मालूम है कि अगर हम किसी बेहतर जगह इवन नर्स को या मिडवाइफ को भी दिखाने जाएंगे तो हमें 10-20 मील जाना पड़ेगा और 10-20 मील वापस आना पड़ेगा। सो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग नहीं दिखा पाते हैं। और एक और फैक्टर सोशल फैक्टर है कि जैसा जिसका अभी आपने तस्करा किया था कि घर ही की कोई बुजुर्ग खातून कह देगी कि हमारे तो 12 बच्चे घर में हुए थे, तो इसको क्या प्रॉब्लम है कि इसको दिखाना जरूरी है। सो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खवातीन नुकसान में जाती हैं। आई थिंक इन तमाम फैक्टर्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं मैक्सिमम एजुकेशन देकर, मैक्सिमम बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अगर आप फैमिली में जितनी, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट जितना बेहतर होता जाएगा, आपको मालूम है कि हमारे करीबी ममालिक में श्रीलंका वो मुल्क है जिसमें ये पैरामीटर्स हेल्थ के जो हैं वो हमारे से इतने अच्छे हैं कि तकरीबन यूरोप के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि श्रीलंका का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, सिर्फ इस वजह से। बिल्कुल सही। तो एजुकेशन बेहतर हो जाएगी तो खुद ब खुद सिस्टम की खराबियां भी दूर होती चली जाएंगी। लेकिन एजुकेशन की जब हम बात करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बर्थ स्पेसिंग का, कि आपको वक्फा चाहिए बच्चों के दरमियान, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने कहाँ जाना है। आप चाहते हैं कि आप वो करें, लेकिन यू डोंट नो कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्या है या किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक जो पेशेंट की अपनी हेल्थ के हिसाब से जो आप फैमिली प्लान करते हैं, मुसलमान ममालिक में भी और दूसरे ममालिक में भी,
उसमें अगर एक पेशेंट या उसका हस्बैंड या फैमिली फील करती है कि हमारा ये जो बेबी हुआ है इसके बाद ये थोड़ा सा बेबी संभल जाए तो उसके बाद हम एक और बेबी की तरफ जाएं, तो उसमें इस तरह के मसाइल होते हैं कि उनका ख्वाहिश यही होती है, उनका प्लान भी यही होता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि अब ये वक्फा हम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक बाकायदा हदीस है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। अब उसके अंदर एक इन बिल्ट कॉन्ट्रसेप्शन है कि वो माँ जो ब्रेस्ट फीड कर रही हो, बिल्कुल इम्कान बड़ा हाई है इस बात का कि वो अगले 1.5 या 2 साल वो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। लेकिन अगेन फॉर मल्टीपल रीजंस, फॉर सोशल रीजंस, फॉर वर्किंग वुमेन, फॉर अदर रीजंस, पेशेंट्स जो है वो कई दफ़ा नहीं फीड कर पाती काफ़ी देर, विद द रिजल्ट कि उनकी जो फर्टिलिटी जल्दी वापस आ जाती है और उनका जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट होने का चांस होता है। सिमिलरली अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करना चाहता है तो उसको भी यूजुअली पता नहीं होता कि वो मेथड्स के लिए किस तरफ को जाए। उसके जहन में ये होता है कि मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाऊंगा तो मुझे पता ही चले। उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि अगर वो सिंपल नर्स या मिडवाइफ से भी पूछ ले, सिंपल अगर वो फैमिली फिजिशियन से भी पूछ ले, तो वो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं ये तमाम लोग कि आप ये वाली टैबलेट यूज़ कर लें, ये वाला आप छल्ला रखवा लें, ये वाली आप टीका लगवा लें, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं। उसके फ़वाइद ये हैं कि ज़ाहिर है कि एक पेशेंट को अगर ख़ास तौर पे एक वो मुश्किल प्रेगनेंसी में से गुजरी है या एक मुश्किल चाइल्ड बर्थ में से गुजरी है तो उसको संभलने का मौका मिल जाता है 1.5-2 सालों के अंदर। उसकी हेल्थ बेहतर मजबूत हो जाती है ताकि वो सेकंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी की तरफ जाए। सिमिलरली वो बच्चा जिसको वो लुक आफ्टर कर रही है वो थोड़ा संभल जाता है, वो थोड़ा अपने आप को संभालता है जिसके बाद। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट बात सिर्फ इतनी है कि जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि एक्चुअली फैमिली ने प्लान नहीं की हुई थी लेकिन वो प्रेगनेंसी आ गई। और वो ये तो अनफॉर्चुनेट है कि किसी बच्चे को, मेरा ख्याल है कि खुदा ताला ने इंसान में बच्चों की मोहब्बत इतनी डाली है कि जो बच्चा आ जाता है फिर वो वांटेड ही होता है। इसके 10 बच्चे भी हों तो हर बच्चा प्यारा है उसके लिए। वो तो मैंने एक ऑन लाइटर नोट मैंने वो बोला, लेकिन वो पेशेंट की हेल्थ के हिसाब से, बच्चों की केयर के हिसाब से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें बिल्कुल लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये चाह नहीं रहे थे लेकिन अब आ गया है तो वेलकम, मगर उसमें पेशेंट का हेल्थ मुतासिर होती है अगर उसकी रिकवरी पूरी ना हुई हो पहले। बिल्कुल सही। अच्छा, आफ्टर बर्थ केयर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? एक तो बर्थ स्पेसिंग का तो उसमें, हाँ, बर्थ स्पेसिंग की हमने बात की, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये है कि डिलीवरी चाहे नॉर्मल हुई हो चाहे सिजेरियन से हुई हो, ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो 2 महीनों के बाद एक डॉक्टर को एक दफ़ा विज़िट करे, अपनी हेल्थ के हवाले से विज़िट करे, अपने बर्थ स्पेसिंग के प्लान के हवाले से विज़िट करे, अपने बेबी के हवाले से विज़िट करे। और जनरली अगर उसने वेट गेन किया हो, प्रेगनेंसी में अमूमन एक्सपेक्टेड होता है कि 25 पाउंड या 12 किलोग्राम वजन बढ़ेगा एक एवरेज प्रेगनेंसी में। अगर 12 किलो वजन बढ़ा और फिर 2 या 2.5-3 किलो का बेबी निकला है तो 9 किलोग्राम्स तो फिर भी है। ये आपने नोट किया होगा कि बहुत दुबली सी बच्ची की शादी हुई और उसके पहले बेबी के बाद वो अब दुबली नहीं है, उसी वेट पे उसने अगला बेबी ले लिया और उसके बाद फिर वो 10-15 और ऐड हो गया। तो पेशेंट की अपनी हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, और ये तमाम बीमारियां जिनका हमने जिक्र किया, हाइपरटेंशन का जिक्र हमने किया, डायबिटीज़ का हमने जिक्र किया, इन सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है कि वो थोड़े से बेसलाइन वेट की तरफ वापस आए। ये ज़रूरी नहीं कि उतनी ही दुबली हो जाए जिस दिन वो दुल्हन बनी थी, लेकिन ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा बेसलाइन के ऊपर वापस आए ताकि उसके बाद एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ वो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी के बाद भी पतले रहते हैं। वो तो इंडिविजुअल टेंडेंसी भी होती है, या कुछ लोग एक्चुअली डिलिबरेटली कोशिश करके कम करते हैं। मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ एज अ डॉक्टर कि अगर वेट बढ़ा हुआ हो तो ये जरूरी होता है कि थोड़ा सा वो वेट रिड्यूस करने के बाद अगली प्रेगनेंसी की तरफ जाए। ठीक है, हेल्दी प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में शामिल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इन दी एंड आप कोई मैसेज जो देना चाहें, कंक्लूडिंग मैसेज जो आप छोड़ना चाहें? मेरा ख्याल है कि मैं जिस मौजू पे हमने बात की है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसमें इतनी ही ज़रूरी बात है कि आप जिस भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाएं, चाहे वो नर्स हो, चाहे मिडवाइफ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फैमिली फिजिशियन हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा सा वो बंदा समझदार, और सिर्फ उसकी रिप्यूट पे मत जाइए कि उसकी काबिलियत एक्चुअली है क्या, कि वो आपके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सके वक्त पे, बिल्कुल सही, और आपको बचाने की कोशिश करे वक्त पे, और पता हो कि डॉक्टर के पास कब जाना है, स्पेशलिस्ट के पास इसको कब भेजना है। इंपॉर्टेंट चीज है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयबा, हमारे साथ मौजूद थे और हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आज शेयर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन, टाइम हमारा खत्म हो गया, आपसे इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।